मेरे लाइन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग म्यूजिशियन बनना चाहते हैं ये सोच के कि मैं अरिजीत बन जाऊंगा रातों रात, मैं अरिजीत सिंह बन जाऊंगा रातों रात। बट इस इंडस्ट्री में अलग ही मामला है पूरा। ये इंडस्ट्री ही वैसी है जो खा जाती है आपको, अगर आप स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं होते हो तो। अच्छे अच्छों को खा जाती है, अच्छे अच्छों को खा जाती है। पागल लोग ही अभी भी बैठे हुए ऊपर। आरजे जब बात करता है ना, वो बातें और जो गाने बजते हैं उन गानों के अलावा कुछ भी सुनते हो आप, सब मैं बनाता हूँ। अभी जितने भी स्टेशन 80% स्टेशन में मेरा वॉइस है गुजरात में, लाइक गुजराती लैंग्वेज की बात करता हूँ। जब मैंने पहली बार ऐसे रॉक किया था ना स्टेज पे, एंड लोग मतलब चिल्ला रही है, गा रही है मेरे साथ, और मतलब अलग कंट्रोल था मेरा, मैं वश करके रख रहा हूँ उन पे। ऐसा एंड गोल क्या है? एंड गोल आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है चिरागदीप घोष। रेडियो मिर्ची में एज अ साउंड इंजीनियर काम करते हैं और उसके साथ साथ म्यूज़िक प्रोड्यूसर, राइटर और कंपोज़र भी है। इनके साथ बात करके हमें काफ़ी सारी रेडियो या फिर म्यूज़िक इंडस्ट्री के बारे में जानने मिलेगा। तो ये एक ऐसा पॉडकास्ट है जो देख के आपको बहुत मज़ा आने वाला है, एंड तक देखिएगा। चिरागदीप भाई, हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए शुक्रिया। और मेरा जो सबसे पहला सवाल है ना, मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। मेरे लिए अपना शहर छोड़ना बहुत बड़ी बात होती है, पर आप 2 शहर बदल के बड़ौदा तक पहुंचे हो। आपने शुरुआत की थी गुवाहाटी से, फिर दिल्ली गए, और अभी अब पिछले कितने सालों से बड़ौदा में हो? 8 सालों से 7 से 8 साल हो गए ना। तो ये पूरी जो जर्नी 2 शहर बदलना आपके लिए कैसा था और क्यों किया, और अभी कर लिया है तो कैसा लग रहा है? यार तब तो बहुत छोटा था जब किया था, मतलब अभी लगता है कि यार, मतलब अभी भी लगता है कि अभी भी छोटा ही हूँ। बट 12वीं के बाद सीधा निकल गए थे हम। सो मेरे फादर जो है, मेरी पूरी फैमिली जॉब वाली है, मतलब सर्विस लाइन वाली है। किसी ने बिजनेस नहीं किया है, या कोई अनकन्वेंशनल लाइन में कोई गया नहीं है, मतलब क्रिएटिव फील्ड वैसा नहीं है। आर्टिस्टिक है, सारे आर्टिस्टिक है घर में। पापा भी गाना गाते हैं, मम्मी भी गाना गाती है। माय सिस्टर इज इन फाइन आर्ट्स, शी इज अ पेंटर, शी इज अ ग्राफिक डिजाइनर नाउ। कोई भी मिडिल क्लास फैमिली में कैसा होता है कि मतलब हर कोई चाहता है कि कोई सिक्योर लाइफ हो, तो लाइकवाइज मुझे भी यही चाहा था। 12 तक मेरा जो पैशन था म्यूजिक के लिए वो इतना बढ़ चुका था कि मैं, बट पहली बार जब मैंने पापा को बताया था, पापा बहुत ही ज़्यादा ऑपोजिट थे उसके, एंड लड़ाई वड़ाई भी हुई, बातें भी हुए। बट ऑब्वियसली मेरे पापा नहीं चाहते थे कि मैं म्यूजिक करूं, क्योंकि म्यूजिक में ही डिडंट नो हाउ वाज द करियर म्यूजिक, स्ट्रगल और ये सब। सो मतलब हाउ वन इज सपोज टू अप्रोच दिस लाइन, तो मेरे घर में किसी को पता नहीं था। सो ये बाद में मुझे समझ में आया, बट तब मैं बहुत पैशनेट था म्यूजिक के लिए। बट या माई फादर वाज अगेंस्ट दैट, एंड सो लाइकवाइज मैंने भी सेकंड जो मेरा बेस्ट ऑप्शन था उसको अपनाया, जो कि फाइन आर्ट्स। अभी पहले तो फाइन आर्ट्स के लिए भी मेरे पापा राजी नहीं थे, बट मेरी सिस्टर मुझसे 7 साल बड़ी है। सो व्हेन शी पास्ड हर 12 शी वांटेड टू परस्यू फाइन आर्ट्स, व्हिच माय फादर वाज अगेंस्ट एट दैट टाइम, बट शी वाज आल्सो अ रेबल। उन्होंने भी बहुत बगावत की है एंड बगावत करने के बाद शी वेंट टू दिल्ली, उधर जाके फाइन आर्ट्स परस्यू किया, जो उसका पैशन था। मेरे लिए फाइन आर्ट्स वाज मोर ऑफ अ हॉबी। आई एम वेरी गुड एट फाइन आर्ट्स, बट उतना नहीं कि मतलब मेरा पैशन बना सकूं, मेरा करियर बना सकूं। फॉर वन, करियर हैज टू बी समथिंग दैट कम्स फ्रॉम इनसाइड, जो आपको ड्राइव करे, का जो वॉइस है वो। हाँ, मतलब कुछ होना पड़ेगा आपके अंदर तभी आप उस करियर को परस्यू करो, नॉट नेसेसरी। बट यस, इच्छा होनी चाहिए। इच्छा उतनी नहीं कि मतलब हाँ कल परसों जाके वो खत्म हो जाए। इच्छा इतनी होनी चाहिए कि आप पागल बन जाओ समाज के नजरों में। लिटरली आप पागल हो। लाइक लोग आपको डांट रहे हैं, लोग आपको बोल रहे हैं कि तुझे रियलिटी नहीं पता है दुनिया की, तू फेल करेगा। एवरीबडी इज अगेंस्ट योर मोशन यार। तो फिर भी आप उस पर लगे हुए हो तो आप पागल हो। एंड तब आपको समझना चाहिए कि हाँ, कि कुछ सही कर रहा हूँ, कुछ तो सही कर रहा हूँ, कि सही दिशा में जा रहा हूँ। सो वैसे ही पापा ने बोला कि अगर तुझे इच्छा हो तो यू कैन परस्यू फाइन आर्ट्स ऑल्सो, वी वोंट रिस्ट्रिक्ट दैट, बिकॉज मेरी सिस्टर जा चुकी है एंड वो अभी अच्छा जॉब वॉब कर रही है, तो उन्हें सिक्योरिटी या तब मेरी दीदी हिंदुस्तान टाइम्स में जॉब करती थी ग्राफिक डिजाइनर के पोस्ट पे। सो
एक पाथ सेट था कि फाइन आर्ट्स का डिग्री करना है, मास्टर्स करना है, फिर ये जॉब मिल जाएगी, इन जॉब्स के लिए मैं अप्लाई कर सकता हूँ. सो माई फादर वॉज क्वाइट सिक्योर्ड फॉर माई सिस्टर, सो ही वॉन्टेड मी ऑल्सो टू. लड़के और लड़कों पे कैसा होता है पता है कि मतलब अभी शायद ना होता हो, एंड काफी सेक्सिस्ट लग सकती है ये टॉपिक, बट अभी मेरे जनरेशन या मेरे फैमिली में तो है कि मतलब घर का इकलौता लड़का है, एंड वो मेरे पापा के रिटायरमेंट के बाद और कोई नहीं है जो घर का खर्चा चला सके. एंड सो मतलब एक प्रेशर रहता है, इनविजिबल प्रेशर एक रहता है लड़कों पे, एक रहता है, एंड उसी के साथ बड़ा हुआ हूं मैं. कभी किसी ने पुश नहीं किया, बट वो रहा है अंदर हमेशा कि मतलब मैं नहीं कमा के लाऊंगा तो और कौन कमा के लाएगा, हो जाएगा. तो उस पुश ने भी मुझे फोर्स कर दिया, ब्रेन वॉश कर दिया यार. मतलब बोल सकते हो कि हाँ, मैं भी मान चुका था कि हाँ चलो ठीक है, सही बात बोल रहे हैं. सो एक टाइम के लिए, कुछ महीनों के लिए वो छूट चुका था, म्यूजिक छूट चुका था. सो आई वेंट टू दिल्ली फॉर द प्रैक्टिसिंग, स्केचिंग. प्रैक्टिस करना होता है बहुत. मैं रेलवे स्टेशन जाता था, लोगों को ऐसे ही ड्रॉ करता था, घंटों तक ड्रॉ करता था. कोई भी टाइम फ्रेम्स होते हैं कि मतलब 5 सेकंड के अंदर एक इंसान को ड्रॉ कर देना है, वैसा टाइप का होता है. सो रफ स्केचेस एंड पेंटिंग, अलग अलग टाइप की लाइफ, स्टिल लाइफ विद लाइफ. तो मेरी सिस्टर के अंडर में प्रैक्टिस करने के लिए गया था. अप्रेंटिसशिप कर रहा था मैं बेसिकली, इनडायरेक्टली. मेरी सिस्टर मेरे को ट्रेन कर रही थी फॉर फाइन आर्ट्स, क्योंकि वो उसका फील्ड था. बट मन ही मन कहीं ना कहीं पे मुझे म्यूजिक करना था, और ये अधूरा सा रह रहा था. मतलब इट्स लाइक somebody was trying to force me into this line, which was my hobby, and the line which I wanted to pursue, nobody was caring enough for that. So after 12 मैंने बहुत जगह पे एंट्रेंसेस दिए. दिल्ली में दिए, ललित कला एकेडमी करके है, फिर बेसिकली दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स करके नाम है, जामिया मिलिया करके एक इंस्टीट्यूट है, देन देयर इज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ भी गया था मैं. सो मेरी सिस्टर के बॉस ने मेरे फादर को फोन करके बोला था कि आपके बेटे को आप MSU भेजो फॉर फाइन आर्ट्स. ठीक है ना? हाँ, फॉर फाइन आर्ट्स. मेरे पापा की फाइनेंशियल कंडीशन भी उतनी अच्छी नहीं थी, उतनी स्ट्रांग नहीं थी कि इतने पूरा भारत भ्रमण करवाए कि एंट्रेंस के लिए. बट या ही गॉट कन्विंस्ड. हाँ, ही वाज लाइक कि हाँ चलो गुजरात भेजते हैं इसको. और गुजरात इज लाइक वेरी वेस्ट की तरफ है, एक्सट्रीम वेस्ट की तरफ है, एंड वी आर फ्रॉम एक्सट्रीम ईस्ट. सो लाइक रिलेटिव्स भी लाइक सैचुरेटेड होते होते MP तक हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं. गुजरात तक कोई नहीं है कि किसी के घर पे भी रुक सको कुछ दिनों के लिए, या कोई गाइड करके दे किस तरफ से जाना है, कहाँ पे पहुंचना है. नो वन. सो मेरी दीदी के जूनियर थे कोई, उनके दोस्त के दोस्त के दोस्त कोई निकले जो किसी बैचलर को जानते थे, जिसके घर पे मैं रुका था जब मैं वडोदरा आया था 3 दिन के लिए. अच्छा. फॉर फाइन आर्ट्स एंट्रेंस इन MSU. एंड जब मैं पहुंचा यहाँ पे, तब मैं अपना गिटार लेकर ट्रैवल करता था हर जगह पे. सो जिनके घर पे था ना, ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ फाइन आर्ट्स म्यूजिक कॉलेज. वो बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स कर रहे थे म्यूजिक में, एंड उनके जो सीनियर्स थे वो सब मास्टर्स में थे. तो वो लोग रोज जैमिंग करते थे घर के अंदर. अच्छा. वो लोग रोज जैमिंग करते थे घर के अंदर, एंड तो मैं भी गिटार निकाल दिया करता था. 3 दिन के लिए ही था. तो सुबह जो भी एडमिशन का काम है वो कर रहा था, एंड रात को आके जैमिंग करता था. और जब जैमिंग कर रहा था उनके साथ, देयर सीनियर हु वाज अ मास्टर स्टूडेंट, ही टोल्ड मी कि तू फाइन आर्ट्स में क्या कर रहा है यार, मतलब तुझे म्यूजिक करना चाहिए, तेरी वॉइस इतनी अच्छी है. लाइक कोई कन्विंस करता है ना, तो एक वे होता है कन्विंसिंग का. हाँ. उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश नहीं की थी मुझे, उन्होंने जस्ट रियलिटी बताई थी, एंड आई वाज कन्विंस्ड अपने आप से ही हो गए. हाँ, तो बट उतना नहीं कि मैं अपना फाइन आर्ट्स वाला साइड छोड़ के उतना अकेले कॉन्फिडेंस. एंड दे वर पीपल हु आई मेट जस्ट अ फ्यू डेज अगो, लाइक 1 day अगो. पर कई बार आपको लगता है कि ऐसे लोगों के साथ भी अलग ही कनेक्शन बन जाता है, या फिर म्यूजिक की वजह से, या फिर सेम थॉट प्रोसेस की वजह से. आप दिल्ली में रहोगे ना, हाँ. तो आपका थॉट प्रोसेस अलग हो जाता है. लाइक यू विल आप ऐसे बन जाते हो जिससे आप किसी को ट्रस्ट नहीं करते हो, क्योंकि कुछ सेफ नहीं लगता है आपको, कुछ भी ऐसा नहीं लगता है कि हाँ दिस विल गो माई वे. यू आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर द लेटर. हाँ, आप हमेशा वर्स के लिए प्रिपेयर रहते हो, एंड आप किसी को ट्रस्ट नहीं करते हो. तो ठीक है, बट मैं पहली बार आया था तो पीपल वर रियली काइंड टू मी,
एंड मैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रेटिट्यूड रखता हूँ अपने अंदर. सो ही कन्विंस्ड मी कि मतलब तू क्या कर रहा है यार, मतलब हाँ ठीक है फाइन आर्ट्स में तू बहुत अच्छा है, बट तुझे पता नहीं है कि म्यूजिक लाइन में मैं हूँ, एंड मुझे दिखता नहीं है कि मतलब एक होता है ना एक्स फैक्टर होता है, एक होता है यूएसपी होता है, यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है, तो वो हर किसी के पास होता नहीं है. एंड कोई इंटरेस्ट के लिए आ जाता है तो उसके पास टैलेंट नहीं होता, या तो टैलेंट होता है तो इंटरेस्ट नहीं होता है, ऐसे लोग होते हैं. एंड तू क्या कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि तू अपना पोटेंशियल मतलब खाली कर रहा है, फालतू की तरफ डाल रहा है, तुझे इसमें होना चाहिए. तो आई बोल रहे हाँ सही बात है, बट पापा अब्बा नहीं मानेंगे. तो वैसा टाइप का था. तो जब लास्ट डे था मैंने एंट्रेंस दे दिया था, रिजल्ट आने में टाइम था, तो आई वॉज हेडिंग टुवर्ड्स दिल्ली अगेन. एंड मैं कॉलेज से डायरेक्ट एयरपोर्ट के लिए जाने वाला था, बट आई वॉज लाइक कि हाँ टाइम है तो जाके एटलीस्ट उनको थैंक यू बोल के आता हूँ जिनके घर पे मैं रहा था, और अपना ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहिए मुझे. तो आई वॉज गोइंग टुवर्ड्स एयरपोर्ट ओनली, मैं एयरपोर्ट की तरफ ही जा रहा था, बट मुझे लगा कहीं ना कहीं पे कि जाना चाहिए, एटलीस्ट एक बार लास्ट टाइम मिल के आना चाहिए. आई वॉज एट स्टेशन रोड, स्टेशन में जो टनल है ना उसके पास में था. एंड स्टेशन के टनल के उस तरफ था अलंकार टावर करके एक जगह है जहाँ पे उनका घर था. आई वॉज लाइक कि स्टेशन से यहाँ पे ऑटो लेके मैं अभी एयरपोर्ट के लिए रवाना होऊंगा, उससे अच्छा एक बार जाके मिल के आता हूँ, चला जाऊँगा. मेरी फ्लाइट 9:20 को थी रात को. एंड सो आई वेंट टू माई, मतलब जिनको मैं अभी मानता हूँ काफ़ी, उनके घर पे गया. तो वो ही वॉज लाइक ऐसे हर कोई गुजारा करने के लिए क्लासेस वासेस लेते हैं, तो ही यूज्ड टू ऑल्सो टेक क्लासेस. एंड वो अपने स्टूडेंट्स को गवा रहे थे, 2 स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, 2 स्टूडेंट्स को गवा रहे थे. एंड वो काफ़ी टाइम से सीख रहे थे. तो कुछ अलंकार होते हैं हमारे क्लासिकल म्यूजिक में, अलंकार होते हैं, एक्सरसाइजेज होते हैं. सो ही वॉज ट्राइंग टू टीच देम दैट, एंड वो लोग गा नहीं पा रहे थे. तो उन्होंने बोला कि एक काम कर चिराग तू गा. तो मैं बैठा हुआ था, मैं बस बाय बाय बोलने के लिए आया था, मैं बैठा हुआ था, मैं निकलने वाला था, तू गा. तो मैंने नॉर्मली एफर्टलेसली गा दिया, और मैंने बचपन से भी सीखा हुआ है. आई वॉज ऑल्सो इनटू लॉट ऑफ म्यूजिकल एक्सरसाइजेस. सो मैंने काफ़ी आराम से गा दिया. एंड वो लोग ये देख, इसलिए मैं तेरे को बोलता हूँ कि तू ये कर ये कर ये कर ये कर ये कर. देख मैं अभी भी बोल रहा हूँ, तुझे अगर करना हो तो मैं अभी भी कुछ कर सकता हूँ, मैं ट्राई कर सकता हूँ. मैं HOD को कॉल करके बोल सकता हूँ, सिंडिकेट मेंबर है वो, चाहे तो तेरा एडमिशन करवा सकते हैं. तो ही वॉज लाइक, मैंने बोला यार हाँ वो सब ठीक है, आप जो कह रहे हो वो बात सुनने में अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल नहीं है. तब तक सपना फिर से पलने लगा था या फिर वही दबा हुआ था? नहीं दबा हुआ था. तब तक दबा हुआ था. आई वाज मतलब नॉट फुल्ली उतना कॉन्फिडेंस नहीं था अपने आप, क्योंकि बचपन से बड़ा हूँ मिडिल क्लास फैमिली में. इट्स लाइक कि अनलेस एंड अनटिल तुम खुद कमाना चालू कर देते हो, यू डोंट हैव अ से. ठीक है ना. एंड तब मैं 12th में था यार, मतलब 12th से जस्ट पास आउट हुआ था. आई वाज जस्ट अ किड. अभी तब लगता था कि मैं बड़ा हो चुका हूँ. अभी देखता हूँ मैं 12th वाले स्टूडेंट्स को तो लगता है यार मतलब बहुत बाकी है, बच्चे हैं यार. मैं खुद का सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बच्चा था यार. सो कॉन्फिडेंस तो था ही नहीं, एंड बैकिंग नहीं थी. पॉइंट ये है कि बैकिंग नहीं थी. एंड मैं दिल्ली में मेरी सिस्टर के अंडर रह रहा था, उनके घर पे रह रहा था. मेरे जीजा जी भी थे, तो जिनके घर पे मैं गया था बाय बाय करने के लिए, उन्होंने लास्ट तक मेरे को कन्विंस किया. एंड मैं लाइक ठीक है नहीं यार नहीं. फिर ठीक है कोई बात नहीं, पापा को फ़ोन लगाओ, उनको ये पूछो कि अभी अगर एडमिशन हो जाए तो क्या वो करेंगे, मतलब उनको मतलब तुमको परस्यू करने देंगे. तो आई वाज लाइक कि ठीक है मैं पूछ के देखता हूँ. तो मैंने पापा को फ़ोन किया. एट दैट टाइम वो 7 के आसपास बजा था. एंड 7 बजे 9:20 का फ्लाइट है मेरा दिल्ली तक का, वडोदरा से दिल्ली तक का. एंड 7 बजे भी मैं उनके घर पे बैठा हूँ, क्योंकि आई नो कि एयरपोर्ट पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है. सो एट दैट टाइम आई कॉल्ड माई फादर एंड आई आस्क्ड, सो आई कॉल्ड माई मदर फर्स्ट, क्योंकि होता है ना मम्मी के पास कंफर्ट जोन होता है. हाँ एग्जैक्टली. सो आई कॉल्ड माई मदर फर्स्ट एंड आई टोल्ड हर के माँ देखो ऐसा है कि ये लोग बोल रहे हैं ऐसा ऐसा. सो माई मदर लाइक पुट हर हैंड्स डाउन एंड शी वाज लाइक कि मुझे मत बोल, पापा को बोल, मुझे नहीं पता, मैं डिसाइड नहीं कर सकती, पापा को पूछ, पापा देखेंगे ऐसा करके. तो आई कॉल्ड माई फादर अगेन एंड आई वाज लाइक ऐसा 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 करना है. सो ही डिडंट लिसन टू दैट एंड ही वाज टेंस्ड अबाउट कि तू अभी तक उनके घर पे बैठा हुआ है 7 बजे, तो अभी तक एयरपोर्ट नहीं किया, जल्दी एयरपोर्ट रवाना हो. एंड लाइक बोलते हैं ना, डांट के बोलते हैं. तो ही वाज कोल्डिंग मी एंड टेलिंग मी जल्दी से जल्दी निकल अभी ऐसा करके एयरपोर्ट के लिए. बोला हाँ वो बाद में देखा जाएगा ऐसा करके, जो भी है ऐसा करके.
तो मैंने बोला नहीं, थोड़ा मतलब मैंने कन्विंस करने की कोशिश की एंड ही वाज लाइक कि ऐसा हो तो तू फाइन आर्ट्स करते करते म्यूजिक को परस्यू कर लेना, इंजीनियर होके भी कोई म्यूजिशियन है, कोई आर्किटेक्चर पढ़ने के बाद भी मतलब एक म्यूजिशियन सेफ है। ऑप्शन रखो अपने पास। हाँ, बट दैट्स क्वाइट, वो उसमें लक का बहुत बड़ा फैक्टर होता है एंड वो होता नहीं उतना। अभी मैं जितना इन डेप्थ घुसा हूँ इस इंडस्ट्री के अंदर, सब मुझे समझ में आ रहा है। एनीवे, तो माय फादर टोल्ड मी कि ऐसा ऐसा कर लेना, तो मैंने फोन रखा ना, लाइक पापा डांट रहे हैं, मेरे को निकलना चाहिए, देरी हो रही है, एंड अब्बा नहीं मान रहे। अब्बा नहीं मान रहे अभी भी। पापा नहीं मान रहे, तो ही वाज लाइक ठीक है कोई बात नहीं, बट तुम अभी भी चाहो ना तो मैं एचओडी को फोन लगा सकता हूँ, वो सिंडिकेट मेंबर है। मैंने बोला यार, उनका नाम नीरज था, तो आई वाज लाइक नीरज भाई, मैंने कभी भी ऐसा देखा नहीं है कि मतलब अचानक डायरेक्ट ही एंट्रेंस हो जाए। हाँ। 2 घंटे बाकी मेरे फ्लाइट को, आप कैसी बात कर रहे हो, मतलब कैसे ही पॉसिबल है? पहले फॉर्म भरना होता है, फिर 10-15 दिन बाद या 1 महीनों बाद जाके एंट्रेंस होता है, एंट्रेंस के बाद शॉर्ट लिस्ट निकलता है, उसके बाद एडमिशन प्रोसीजर होता है। 1 घंटे आधे घंटे में कैसे मेरा एडमिशन हो जाएगा ऐसा करके? तो बोलते होता है, उनके हाथ में पावर है, उनकी इच्छा हो तो स्पेशल ग्रांट के थ्रू, स्पेशल केस के थ्रू वो करवा सकते हैं। तो मैं स्पेशल कैसे हो सकता हूँ? मतलब कौन सी बड़ी बात है? वो आपको लगता है कि जब आपके पास टैलेंट हो और आप खुद को नहीं पता होता। हाँ, खुद नहीं देख सकते, खुद को नहीं पता, पर लोगों को वो चीजें दिखती है, जब वो बताते हैं तब हम भी शायद कॉन्फिडेंट नहीं हो, शायद वो म्यूजिक लाइन से थे, शायद इसलिए क्योंकि उन्हें नॉलेज भी है, एग्जैक्टली, हाँ, स्किल्स भी है उनके पास, तो उन्हें आइडिया रहता है। तो उन्होंने बोला कि अभी भी करवा सकता हूँ, एयरपोर्ट पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है, सब कर दूंगा मैं तुम्हारे लिए, तुम एडमिशन लो, मैं तुमको बता रहा हूँ। नहीं, छोड़ो। दरवाजे पे तक पहुंच के मुझे पता नहीं क्या लगा, मैंने बोला कि यार लेट्स डू हेल्प विथ इट, चलो आप लेके चलो, मुझे लेके चलो, मैं देना चाहता हूँ एंट्रेंस, जो होगा देखा जाएगा। एंड दिमाग में ये भी था कहीं ना कहीं पे कि अगर फ्लाइट मिस हो गई, खुद के पैसे नहीं है पहली बात, तो पापा के पैसे पापा जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हाँ। कि मतलब फ्लाइट मिस हो गई तो खत्म, सुनना पड़ेगा जीवन भर, ऐसा टाइप का दिमाग में था। तो बट कहीं ना कहीं पे रिस्क लेने की भी इच्छा थी। उस दिन मैंने सीखा कि रिस्क लेना पड़ता है यार, जीवन में रिस्क लेना जरूरी है, 100%। बट आलतू फालतू का रिस्क नहीं, जो एक्चुअली में लेना चाहिए वैसा टाइप का उसको पहचानो, एंड वो रिस्क लेना जरूरी है। तो फिर मैंने उनको बोला, एंड ही वाज लाइक, ही कॉल्ड द एचओडी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एट दैट टाइम, डॉक्टर राजेश किलकर सर मेरे गुरुजी है। सो एट दैट टाइम आई डिडंट नो हिम, एंड उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने बोला बहु सारू छोकरो छे, गुजराती में बोला कि बहुत अच्छा लड़का है, आसाम से आया है एंड अच्छा गाता है, अच्छी आवाज़ है, आप एक बार सुन लीजिए। एंड एचओडी वाज लाइक नहीं अभी तो टाइम खत्म हो गया है, अभी नहीं हो पाएगा। देन ही स्टिल कन्विंस्ड हिम, तो बोला ठीक है लेके आओ, ऐसा करके। और उनका स्टूडेंट भी था, अभी स्टूडेंट के बीच के क्लास को तो छोड़ नहीं सकते, तो स्टूडेंट को भी बोला कि तू भी चल पीछे बैठ, और ट्रिपलिंग करके लेके गए। और मेरे पास फाइन आर्ट्स का बोर्ड था, एक लगेज था, एंड साथ में हम लोग ट्रिपलिंग कर रहे थे। सयाजीगंज से हम लोग परफॉर्मिंग आर्ट्स के फैकल्टी तक हम लोग जा रहे थे ट्रिपलिंग करके। एंड आई वाज लाइक थिंकिंग क्या कर रहा हूँ यार मैं, कुछ भी हो जाए, इनको जानता भी नहीं हो, क्या कैसे ये मेरा गारंटी ले सकता है ऐसा करके। सो फिर मैं गया उनके पास, एंड तब फैकल्टी खाली थी क्योंकि समर ब्रेक का टाइम था, जून जुलाई मई का टाइम था शायद, 7 साढ़े 7 का टाइम था। एंड आई वाज लाइक यार एयरपोर्ट 2 घंटे पहले पहुंचना चाहिए, दिमाग में टेंशन ही चल रहा था। पहुंचने के बाद ऐसा हुआ कि वो मतलब पूरा फैकल्टी खाली था, एंड जो सिर्फ एचओडी का जो रूम था उसके अंदर एचओडी थे, एंड उनके असिस्टेंट प्रोफेसर एक जन थे जो उनको हेल्प कर रहे थे। यही एडमिशन प्रोसेस हुआ उसके लिए। तब तक एडमिशन हो चुका था एंड शॉर्टलिस्ट निकल चुकी थी, क्लास कुछ महीनों बाद चालू होता है, ऐसा टाइप का टाइम था। सो आई वेंट देयर एंड आई वाज वेरी स्केयर्ड कि मतलब एंट्रेंस हो रहा है कि क्या हो रहा है ये, मतलब समझ में नहीं आ रहा, इंडियन आइडल का ऑडिशन देने गया हूँ क्या। सो फिर वो अंदर गए एंड उन्होंने बात की, फिर वो बाहर आके बोले कि जाओ गा के। मैंने बोला मैंने क्लासिकल नहीं गाया, बहुत टाइम हो गया है, 6 साल पहले मैं क्लासिकल में विशारद मैंने की थी, वो भी मम्मी पापा ने सिखाया था फॉर देयर हॉबी कि बच्चा कुछ सीखे ऐसा करके। वो मैं कब का भूल चुका हूँ, अच्छे से याद भी नहीं है। हाँ भले संस्कार है अंदर, बट मैं वो सब भूल चुका हूँ जो उनको सुनना होगा मे भी। तो उन्होंने बोला कि तुमको हिंदी गाना है, तुम कुछ भी गाओ, तुम एक पंक्ति बस गा के। यूजुअली एंट्रेंस कैसे होता है परफॉर्मिंग आर्ट्स में, जो मुझे बाद में पता चला कि आपको फॉर्म भरना होता है, डेट आती है एंट्रेंस की,
एंट्रेंस देने के लिए 2 तरह के एंट्रेंस होते हैं, कि रिटन एंट्रेंस होता है, रिटन टेस्ट होता है, एंड एक ऑडिशन होता है जो प्रैक्टिकल वाला होता है। एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, फाइन आर्ट्स जैसे लाइन में प्रैक्टिकल वाला एग्जाम ज्यादा मैटर करता है मोर देन द रिटन वन। रिटन वन में इंग्लिश होता है, जनरल साइंस होता है, साइंस होता है, बेसिक चीजें होती है जो म्यूजिक के काम आएगी। एंड प्रैक्टिकल में क्या होता है, क्लासिकल वाले टेस्ट्स होते हैं, आपको राग गाने को बोलते हैं, आपको सुगम भी गाने को सुनाने को बोलते हैं, कुछ बॉलीवुड भी सुनाने को बोलते हैं, अलग अलग सेंस ऑफ म्यूजिक, ताल, बीट्स का सेंस हो गया, सुर का सेंस हो गया, वो सब परखते हैं वो लोग, एंड मेनली क्लासिकल पे ही फोकस करते हैं। तो मैंने ऐसा कुछ प्रिपेयर किया नहीं था, एंड मुझे गाना था, एंड मैं डरा हुआ था कि इनको जानता भी नहीं हूँ, एंड बुजुर्ग है एंड ज्ञानी लग रहे हैं, मतलब मैं क्या बोलूं इनके सामने, ऐसा होता है ना कि परफॉर्मेंस एंग्जाइटी आता है। तो मैं अंदर जाके, सर मैं क्या करूं, गाओ। मैं बहुत इंटिमिडेटेड था उस टाइम। सो मैंने मोरा से करके, खमाज करके, फूजॉन करके एक बैंड है पाकिस्तान का, बहुत पुराना है, ऐसे मतलब आजकल के मतलब जेनजी ने नहीं सुना होगा वैसे टाइप के गाने, बट हमारे टाइम के लोग उन्हें ऐसे मतलब बचपन से सुनते हुए बड़े हुए हैं। दैट वाज द क्लोजेस्ट आई कुड थॉट एट दैट टाइम। अभी उस टाइम में मैं लाइक कुछ आइटम सॉन्ग तो नहीं गाऊंगा ऑब्वियसली इनके सामने, क्लासिकल है तो थोड़ा सेमी क्लासिकल, जितना हो सके क्लोज टू अ क्लासिकल और समथिंग दैट कुड शो माय स्किल्स इन सुर, ताल, लय मीन्स स्पीड, ताल मीन्स बीट, सुर मीन्स द ट्यून, एंड तो वो पर दिखाने के लिए, वो गायकी दिखाने के लिए मैंने सोचा दिस वुड बी द बेस्ट सॉन्ग फॉर राइट नाउ। अभी अनप्रिपेयर्ड टाइम भी नहीं है, गा देता हूँ। तो मैंने उसका आधा हिस्सा गाया, पहला अंतरा गाया, एंड ही वाज लाइक ओके तुम्हारा एडमिशन हो गया। एंड मैं आई वाज लाइक समझ में नहीं आ रहा, आई वाज लाइक ब्लैंक था 2 सेकंड के लिए, क्या हुआ ये। एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? हाँ। 2 लाइनें अगर उसकी सुना दो तो, जो आपने आपके एंट्रेंस में गाया था। अच्छा, अभी भी गाता हूँ, ऐसा नहीं है, दिस इज लाइक वन ऑफ माय पर सिग्नेचर वो एक ऐसा सॉन्ग है ना जहाँ से आपकी शुरुआत हुई, इट्स वेरी लाइक बहुत ही मेरे लिए रह जाएगा, हर बार आपके दिल में रह जाएगा। तो उसकी 2 लाइन। सावन भी तो जाए पिहरवा, मन मेरा घबरा है, मन मेरा घबरा है, ऐसो गए परदेस पिया तुम, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, चैन हमें नहीं आए, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर मोर रही, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मोरा सैया मुँह से बोले ना। इतना गाया था मैंने। अरे भाई, थैंक यू। शुरुआत में ही रोंगटे खड़े कर दिया। कॉम्पोजिशन ही ऐसी है यार, मतलब नहीं, कॉम्पोजिशन वन ऑफ माय फेवरेट्स, वो मानते हैं हम, पर पूरी वाइब मतलब चेंज हो गई, मतलब है गाना भी ऐसा है, सही बात है। नहीं थैंक यू बहुत। अब हमें पता चल गया क्यों आपको एडमिशन मिल गया था। नॉट रियली, नहीं, बट वो मेरा मतलब भाग्य था, ये गुरुजी की मतलब परख थी या क्या था। ही टोल्ड मी कि हाँ हो गया तुम्हारा एडमिशन। तो आई वाज लाइक सर हो गया मतलब, अरे हो गया मतलब हो गया, ऐसा करके बोलते, मतलब वो भी काम में फ्रस्ट्रेटेड है, उनको जल्दी से लिपटाना यार, मतलब। एंड ही वाज सरप्राइज्ड कि मतलब आ तो बहुत आयो छोकरो छे। फोन कर किया उन्होंने, पोर्टल ओपन करवाया एंड बोला कि अभी के अभी तुरंत जाके फॉर्म भरो
फॉर्म भर के कल जाके चालान भर के आओ। मैंने बोला सर मैं तो नहीं रहूंगा यहाँ पे, कल मेरी तो फ्लाइट है कुछ देर में। तो बोलते तो फिर नीरज भाई अंदर आ गए, बोलते मैं हूँ जो मतलब इन गुजराती में देख लूंगा, चलो अभी चलो। तो जल्दी जल्दी हम लोग निकल के हम लोग सैफरन गए पहले तो, क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट्स देने थे, डिटेल्स देने थे, एंड डिटेल्स मैंने भरा सिग्नेचर के, उन्होंने बोला बाकी हम लोग भर देंगे, तू डॉक्यूमेंट्स का जेरोक्स करवा के देख के हमको जा, ठीक है ना। बोला नीरज भाई पैसे वैसे क्या समझ में नहीं आ रहा है, कल मैं बात करता हूँ, फोन करता हूँ मैं तुमको। तो वो बेसिक काम करके सैफरन से हम लोग निकल गए, फतेहगंज से हम लोग एयरपोर्ट के लिए। तब कुछ 9 बज गए थे यार, एंड मैं वरीड था यार, क्योंकि 20 मिनट पहले बोर्डिंग गेट्स बंद हो जाती है, एंड तुम कितना भी कर लो नहीं करने, अंदर घुसने नहीं देते। 9:10 के अराउंड हम लोग पहुंच गए थे, एंड इट वाज लाइक सिनेमैटिक यार। मतलब अभी भी सोचता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मतलब 9:20 का फ्लाइट है, मैं 9:10-15 को पहुंचा हूँ उधर। इट्स वेरी अनएथिकल एंड इट्स वेरी अनकन्वेंशनल कि कोई 5-10 मिनट पहले पहुंचे उसको फ्लाइट मिल जाए, या फ्लाइट में बैठने के लिए एयरलाइंस भी अलाउ नहीं करती है। एंड मैं रोंदू था, मैंने बोला कोई अनजान व्यक्ति इतना हेल्प कर सकता है, तो मैं गले लग रहा था। एंड उधर से जो पुलिस वाले थे या आर्मी वाले थे, दे वर लाइक कि आपका फ्लाइट है, तो बोला हाँ जाओ, चल बोर्डिंग हो रही है, ऐसा करके बोलते हैं। तो फिर मैं दौड़ भाग के, मतलब रोंदू मैं बाय बाय कर रहा हूँ। फिर मैं गया, वो बस बंद करके निकल रहा था, एंड आई वाज लाइक रनिंग टुवर्ड्स हर, एंड आई वाज आस्किंग कि रुक जाओ। एंड वो भी वापस आके बैठ गई, किया उन्होंने, वापस चालू किया, उन्होंने जल्दी जाइए सर आपका छूट जाएगा, ऐसा करके। फ्लाइट जो थी वो मेरी कुछ 10-15 मिनट लेट थी। तो आई वाज लाइक यार मतलब क्या है ये, मतलब डेस्टिनी है क्या है, 100%। आई डोंट वांट टू गिव इट अ नेम और एनीथिंग, बट आई वाज लाइक थिंकिंग लाइक कि ये फ्लाइट मिस होनी चाहिए थी मेरी आज, ये मिस नहीं हुई, उल्टा लेट हुई। मैंने क्या करके आया, मेरे को अभी भी सेंस नहीं हो रहा, रियलाइजेशन नहीं हो रहा कि मैंने एंट्रेंस दे दिया एक दूसरे फैकल्टी में। फाइन आर्ट्स के लिए गया था, परफॉर्मिंग आर्ट्स में भी देख के आया हूँ, एंड वो भी मम्मी पापा को पता ही नहीं है। तो सबसे पहला जो पहले इंसान को मैंने मेरे जीजा जी को बताया था, उसके बाद दीदी आई तो दीदी को बताया, दोनों बहुत खुश हुए। उसके बाद दीपू दा जो मैंने बताया था, उनके कलीग थे, मेरे दोस्त जैसे है, तो उनको भी बताया, वो भी बहुत खुश हुए। तो नीरज भाई इधर वडोदरा में वो लोग फॉर्म चलाना भर रहे थे भीग के, हाँ बाइक पे जाके, तो पूरे भीगे हुए एकदम, और उनका फोटो भेज रहे हैं। एंड आई वाज लाइक वेरी इमोशनल कि मतलब ये इंसान मेरे लिए ऐसा कर रहा है, इतना कुछ झेल रहा है, कौन करता है, दिल्ली में कोई नहीं करता है भाई। अभी दौर आया था मम्मी पापा को बताने का, मम्मी पापा को बहुत टाइम बाद मैंने बताया, क्योंकि हिम्मत नहीं आ रही थी कि मैंने एडमिशन ले लिया ऐसा वैसा। तो पहले तो लड़ाई हुई पापा के साथ, बात नहीं किया। फिर कुछ दिनों बाद वापस फोन चालू हुआ, बातें चालू हुई, और फिर पापा ने पूछा कि इसमें करेगा क्या, तो प्रैक्टिकल चीजें पूछी। फिर थोड़ा दिखा कि हाँ ठीक है, अभी उनको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, इसलिए कर रहे हैं। तो जो भी हो एंट्रेंस के लिए फिर वापस वडोदरा आए, एंड एंट्रेंस के लिए नहीं, सॉरी एडमिशन के लिए, मतलब क्लासेस चालू करने के लिए आए। एंड उसके 1 महीने बाद ही नवरात्रि थी यहाँ पे, तब मुझे पहला शो मिल गया मेरा। अच्छा, पहला शो मिल गया 1 महीने में, और नवरात्रि में गरबा के लिए सचिन लिमाई के ग्रुप में मिल गया था एज अ कोरस सिंगर। कॉलेज के 1 महीने में पैसा आ गया था, एंड पापा को तब ऐसा राहत आई थी, मतलब हाँ कुछ उखाड़ लेगा ये, कुछ तो कर लेगा ये। पहले साल ही सचिन जी ने भी मुझसे लीड में भी गवाया। मेरे को र एंड ड में तब बहुत ऐसे इश्यूज होते थे, हम लोग ड बहुत बोलते हैं, ड बहुत बोलते हैं, मतलब अड़ ज्यादा बोलते हैं, गड़बा। फिर मैं बोलता था उठना, ट्रेन में उठना, बस में उठना। फिर धीरे धीरे लोगों ने सिखाया कि चढ़ना होता है। अच्छा। एंड ढ अढ़ अढ़ र इन सब का। फिर अभी बहुत सुधरी है मेरी हिंदी भी सुधरी है बहुत, और गुजराती तो फ्लुएंट हूँ, वॉइस ओवर्स देता हूँ गुजराती में। बट दिस हैज बीन ऑलवेज बीन बिकॉज ऑफ द पीपल हु आर अराउंड मी, एंड यू नो हु बीन वेरी पेशेंट विथ मी। मेरी भी इच्छा थी, इसलिए मैं सीख पाया हूँ काफ़ी। ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मेरी सिस्टर ने मुझे बताया था, जब मैं फाइन आर्ट्स में फेल होता था, आधा होने से चलेगा नहीं, तुमको पागल बनना पड़ेगा अगर तुमको सक्सेस पाना है, या एंट्रेंस में भी तुमको क्रैक करना है तो। एंड मैं उतना था नहीं, बिकॉज इट वॉज लाइक अ हॉबी टू मी। आई वॉज रियली गुड एट इट। मेरे काम बहुत अच्छे थे, बट क्रिटिकली काम बहुत अच्छे नहीं थे। मतलब जज करने जाओ तो और मेरे को प्रैक्टिस की जरूरत थी। तो दैट टाइम शी यूज्ड टू टेल कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, डेडिकेशन होना होता है।
डिटर्मिनेशन चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, पागल पड़ जाना चाहिए। लोगों को तुमको रोकने की जरूरत पड़नी चाहिए कि रुक जा भाई, रुक जा भाई, तू अभी रुक जा, वो नहीं है तो नहीं हो नहीं हो पाए। एंड आई वाज लाइक कि मेरा वो है बट वो म्यूजिक में है, वो फाइन आर्ट्स में नहीं है। फाइन आर्ट्स भी बहुत पसंद है मुझे बट इज अ हॉबी, पैशन नहीं है। किसी चीज को पाना है तो बहुत ज्यादा डेडिकेशन की जरूरत है। तुमको और कुछ चाहिए नहीं होना चाहिए कि तुमको और भी चीजें चाहिए, तुम कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। सही बात। एंड आई अंडरस्टैंड कि वो तुमको क्या चाहिए, वो चीज ढूंढते ढूंढते तुमको बहुत टाइम लग जाएगा। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको ऐसी चीज ढूंढनी है जो आपके लिए आपका पैशन हो, तो आपको ऐसे काम करने चाहिए जो आपको नहीं पसंद हो। क्योंकि जब आप ऐसे काम करते हो तो आपको रियलाइज होता है कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है। फिर उस सपने के पीछे भागने के लिए हमें वो चीजें करनी पड़ती है जो कोई नहीं करता। सही बात है। तभी आप उस मुकाम तक पहुंच सकते हो या फिर उस प्रोसेस में आगे बढ़ सकते हो। और वो चीज स्ट्रगल नहीं लगनी चाहिए, वो लगती नहीं है। मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मेरे को पैसे कम पड़ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मतलब वो नहीं होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि वो जब आप अपनी पसंद का काम करते हो ना, तो जब लोग आपको पूछते हैं ना, तब आप स्टोरी बताते हो और तब वो आपको स्ट्रगल लोगों की नजर से लगता है। आपको कभी अपना स्ट्रगल नहीं लगता है। एक स्टेज है जहां पर आप फुल्ली कन्विंस नहीं हो कि मुझे करना है, मुझे नहीं भी करना है। आपको मिल गया आपका पैशन, पर आप फुल्ली कन्विंस नहीं हो। और दूसरा जो स्टेज है ना, वो आपने देख लिया है कि ये अब हो चुका है, मेरे दिमाग में हो चुका है, मतलब अब ये अचीव हो चुका है, बस होने की देर है, होने ही वाला है। बचपन से कैसे बड़ा हुआ मैं ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशंस आल्सो, एंड मतलब प्रिविलेज्ड का भी बड़ा नहीं हुआ। आई वाज नेवर अ प्रिविलेज्ड चाइल्ड नॉर माय सिस्टर, एंड वी वर गिवन इनफ बाय गॉड। जितना जरूरत है उतना था हमारे पास, एंड उसके लिए भी काफी हार्डवर्क करना पड़ता था पापा को, मम्मी को, हमको भी। बहुत सारी चीजें हम लोग नहीं करते थे ड्यू टू कि मतलब हाँ ये लग्जरीज में गिना जाता, ये नेसेसिटीज नहीं है। कुछ बहुत ज्यादा रिस्क लेना हो ना, तो वी नीड टू मेक इट श्योर। हमारे में ऐसा एनग्रेव्ड था बचपन से कि अगर मैं ये कर रहा हूं देन आई हैव टू मेक श्योर ऑफ इट कि ये फुल प्रूफ है, ये काम आएगा ही आएगा, ये वेस्ट नहीं जाएगा। तो बचपन से कुछ भी मैंने खरीदा हो अपने पैसों से, जमा कर करके भी खरीदा हो, तो उसकी वैल्यू पता है। और उसी की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आपको और मौके मिलते हैं कुछ करने के, क्योंकि अगर आपके पास सब होगा एग्जैक्टली आप उस चीज के पीछे भागोगे भी नहीं। अगर आपको आपका पैशन आपको मजा दे रहा है, आपका स्ट्रगल जो आप लोग कहते हैं वो मजा दे रहा है, तो वो शायद अगर आपके पास सब होगा तो नहीं मिलेगा। और वो जर्नी, मुझे ऐसा लगता है कि वो जर्नी काफी लोग देखे बगैर ही चले जाते हैं। एग्जैक्टली है ना, मेरे मन में एग्जैक्टली क्यों पता है? क्योंकि आई थिंक द लैक ऑफ प्रिविलेज मेक्स एनी ह्यूमन बीइंग वेरी केपेबल। क्योंकि प्रिविलेज नहीं होना चाहिए, एब्सेंस ऑफ नेसेसिटीज हो जाए ना, तो वो नेसेसिटीज पूरी हो जाती है। जरूरी नहीं है कि वो नेसेसिटीज लाखों रुपए खर्चा करके ही होनी पड़ेगी। लाइक करंट आई एम अ साउंड इंजीनियर एंड म्यूजिशियन ऑल्सो, सो मेरे लिए अच्छा लैपटॉप होना या अच्छा पीसी सेटअप होना या इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत खर्चा होता है। इट्स अ कॉस्टली लाइन, बट आई स्टार्टेड विद अ Pentium 4 डुअल कोर लैपटॉप। उस टाइम पे भी वो बहुत फास्ट लैपटॉप नहीं था, बट उसी से मैंने साउंड इंजीनियरिंग शुरू किया। पहला डॉ या पहला सॉफ्टवेयर मैंने उसी में डाउनलोड किया। तो जीवन का जितना सीखने वाला काम है उसी में किया है। सो आई बिलीव कि मतलब जरूरी नहीं है कि तुमको पैसा स्टॉप कर रहा है, तुमको इच्छा स्टॉप कर रहा है। इच्छा और वो जो पहला कदम, डेडिकेशन, वो पागलपन की बात जो कर रहा हूँ ना, वो तुमको स्टॉप कर रहा है कि वो है नहीं, कमी है। अगर वो नहीं है ना, तो तुम समझ लो कि दिस इज नॉट राइट, you are meant for something else, and I think everybody is meant for something. सही बात है। तो अभी जो कॉलेज से यहाँ तक की जर्नी है, अभी आप एज अ रेडियो मिर्ची में साउंड इंजीनियर काम कर रहे हो, राइट? एक साउंड इंजीनियर का काम क्या होता है? आप अपने मोबाइल में कोई भी ऑडियो रिकॉर्ड करते हो, okay. उसमें एंड जो स्पॉटिफाई या यूट्यूब में जो गाना सुनते हो आप, उसमें कितना फर्क है, वो फर्क हम लोग क्रिएट करते हैं। Okay. जो साउंड इंजीनियर्स होते हैं या जो म्यूजिक प्रोड्यूसर्स होते हैं, लिरिसिस्ट होते हैं, कंपोजर्स होते हैं, वो फर्क हम लोग पैदा करते हैं। Okay. उस क्वालिटी को, उस फाइनल आउटपुट को बनाने में हमारा हाथ रहता है। रिकॉर्डिंग से शुरू करके
कॉन्सेप्चुअलाइजेशन से एंड आइडिएशन से शुरू करके रिकॉर्डिंग से प्री प्रोडक्शन से शुरू करके पोस्ट प्रोडक्शन तक, मिक्सिंग मास्टरिंग होने के बाद उसका वीडियो बनने तक, सब में हमारा सारी चीजें। काम रहता है। एंड रेडियो मिर्ची की बात हो तो मेरा मास्टर्स खत्म होके मेरा हाथ में मेरी डिग्री आई, उससे पहले रेडियो मिर्ची में जॉब लग गई थी। रेडियो मिर्ची में जब मैंने अप्लाई किया था फॉर साउंड इंजीनियरिंग, मैंने अप्लाई किया था, प्रोमो प्रोड्यूसर बोलते हैं हमारे रेडियो इंडस्ट्री में। बट प्रोमो प्रोड्यूसर के पोस्ट के लिए अप्लाई मैंने किया था, बट HR ऑल्सो टुक माई प्रोफाइल फॉर एन RJ's पोस्ट। अच्छा, कि आप RJ के लिए भी इंटरव्यू आपको दे दो। मांग रहे वो लोग कि आप RJ के लिए भी इंटरव्यू करो। तो RJ के लिए भी इंटरव्यू की मैंने, प्रोमो प्रोड्यूसर के लिए भी इंटरव्यू किया, एंड देन द चॉइस वाज अप टू मी। द HR वाज लाइक आपको क्या करना है, आपको ज्यादा इंटरेस्ट किसमें। एट दैट टाइम इट वाज क्वाइट क्लियर कि एज एन RJ ड्यू टू फेस वैल्यू या जो भी है, आई कुडंट डू शोज बाहर कहीं और, मैं शोज वोज नहीं कर सकता हूँ, या मैं गाना वाना कहीं और नहीं गा वो सकता। कॉन्ट्रैक्ट वाला सीन हो जाता है, टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर आ जाता है, बहुत कुछ साइन करना पड़ता है, क्लॉज होते हैं बहुत कुछ। सो RJ बनूंगा तो वो रुक जाएगा मेरा, मुझे सिर्फ कंपनी के थ्रू ही जाना पड़ेगा। रेडियो मिर्ची में जब मैंने जॉब स्टार्ट किया तो आई टोल्ड देम कि आई वुड वांट टू गो फॉर साउंड इंजीनियरिंग। फ्यूचर में अगर मुझे लगेगा कि RJ करना हो तो अगर पोस्ट खाली हो तो मैं आई ट्राई टू डू दैट। तो अभी उधर जो मैं काम करता हूँ, आप लोग रेडियो में जो एड सुनते हो, अच्छा, या RJ जब बात करता है ना, वो बातें और जो गाने बजते हैं, उन गानों के अलावा कुछ भी सुनते हो आप, सब मैं बनाता हूँ, सब मैं बनाता हूँ। अच्छा, एवरीथिंग, एड से शुरू करके कोई भी होता है ना कि मुर्गा डॉन, तो वैसे टाइप की चीजें, या कुछ कहानियां। तो वॉइस ओवर भी आप करते हो या? वॉइस ओवर भी मैं करता हूँ। तो वॉइस ओवर मेरे KRA में नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, मेरे KRA में सिर्फ साउंड इंजीनियरिंग लिखा हुआ है, बट ऑब्वियसली कंपनी के अंदर कोई भी ऐसा रिसोर्स जो आप यूज कर सकते हो, कंपनी करती है। सो लाइकवाइज मेरा वॉइस काफी सूटेड है वॉइस ओवर के लिए। एंड सिर्फ वॉइस होने से नहीं चलता है, पता है, एक्टिंग आनी चाहिए। हाँ, क्योंकि वो एक्टिंग आपके वॉइस में भी दिखती है। मेरे अभी कोई और वॉइस ओवर देने आता है तो मुझे गाइड करने का भी मेरा KRA में है, बट वॉइस ओवर देने का मेरा KRA नहीं है। कॉपी लिखने का भी मेरा KRA नहीं है, कॉपीज एंड RJing करने का भी मेरा KRA नहीं है। तो उन्होंने मुझे RJ शो करने के लिए भी कहा कि तू एक अपना शो क्यों नहीं करता है ऑन एयर। बट आई वाज लाइक कि मैं प्रोमो प्रोडक्शन के काम से इतना बिजी हूँ कि मैं RJing वाला साइड उठा नहीं सकता। And they didn't want me to leave the promo production side because I was so good at that उनको comfort हो गया था। They were like कि नहीं, तू ये मत छोड़, तुझे RJing कर, बट ये भी कर, ठीक है ना। एंड सैलरी भी दो तरफ बढ़ने नहीं वाली थी, एक का ही सैलरी मिलता है। तो आई वाज लाइक कि क्यों ही करना है। अपना शो कॉन्सेप्चुअलाइज करने से शुरू करके, डायलॉग से शुरू करके, बहुत कुछ दिमाग में रखना पड़ता है, बहुत कुछ रेडी रखना पड़ता है। तो आई एम नॉट अ गुजराती, आई एम अ बंगाली, born and brought up in Assam. So while growing up, मैं बंगाली घर पे बोलता था, एंड बाहर सब लोग असमीज बोलते थे। स्कूल इंग्लिश मीडियम था, एंड स्कूल का प्राइमरी लैंग्वेज था संस्कृत। तो बड़े होते समय ये डिफरेंस इन लैंग्वेजेस की वजह से मैं बहुत सारे लैंग्वेजेस एक टाइम पे अडॉप्ट करने चालू कर देता हूँ। उसने मेरे वो हैबिट ने मुझे ऐसा बना दिया था कि मैं कहीं पे भी जा रहा हूँ तो उधर की लैंग्वेज सीखना चाहता हूँ, या बहुत ज्यादा जिज्ञासा रहती थी मुझे। तभी 1 महीने में आपने गरबा सीख लिया। मतलब इट्स लाइक एज अ म्यूजिशियन तुमको वैसे भी गाना आना चाहिए। हाँ, कोई भी लैंग्वेज का गाना वो इजी कर देता है, इजी कर देता है वो चीज, ऑब्वियसली इजी कर देता है कि कोई भी एडेप्टेबिलिटी। लाइक मैं गुजराती अभी गाता हूँ या गुजराती बोलता हूँ तो एक्सेंट का प्रॉब्लम नहीं होता है। हाँ, पता नहीं चलेगा। हाँ, शुरू में मेरे सामने स्क्रिप्ट होता था या लिरिक्स होने चाहिए थे तभी जाके मैं गुजराती गा पाता था। बट स्लोली, एंड मैं जब गुजराती बोलने की कोशिश करता था मेरे सारे दोस्त हंसते थे मुझ पे, अरे तू हिंदी बोलना यार, हमको हिंदी आती है, तू इंग्लिश बोलना यार, हमको इंग्लिश आती है, तू गुजराती क्यों बोलता है। हंसते थे, मतलब खींचते थे। बट आई वाज ऑलवेज लाइक कि तुम लोग खींचो, बट तुम लोग करेक्ट भी करके दो, क्योंकि यहाँ क्या गलत बोल रहे हो, क्या बोलना चाहिए, क्योंकि मुझे सीखना है, मुझे बोलना आना चाहिए।
धीरे धीरे सीखने लगा, बेहतर बनने लगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स घटने लगी। रेडियो मिर्ची में जॉब जब लगी तब भले मैं वॉइस ओवर्स दूँ ना दूँ, बट मुझे वॉइस ओवर्स लेने पड़ते थे, जिसके लिए मुझे स्क्रिप्ट्स के थ्रू गुजरना पड़ता था। वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते थे, बट जब वो नहीं होते थे तब मैं दे देता था वॉइस। एंड तब मेरे वॉइस इतना चलने लग गए, इतना डिमांड में आ गए कि, और इट्स लाइक अ सिंडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन, तो एवरी स्टेशन फ्रॉम एवरी सिटी इज कनेक्टेड। सो बाहर से भी वॉइस ओवर्स हम लोग मंगवा सकते हैं कि इंदौर का कोई है, कोई आसाम का ही कोई आरजे है जिसका वॉइस मुझे चाहिए, तो पता होता है, एक रिसोर्स पूल होता है जिसमें से तुम निकाल सकते हो। हाँ, तो बाहर वालों को भी देने लग गया, वॉइस फेमस होने लग गई मेरी एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट। वॉइस ओवर में तो मतलब ऐसा होता है कि इंदौर से आता है मेरे पास आसाम से आता है, मतलब बेसिकली बंगाली, असमीज, हिंदी, मराठी एंड गुजराती के लिए स्क्रिप्ट्स आते थे मेरे पास फॉर वॉइस ओवर्स। मराठी में भी दे चुका हूँ, मराठी में गाना गा चुका हूँ फॉर मुंबई स्टेशन, पुणे स्टेशन, नागपुर एंड ऑल। एंड सो ये 5-6 लैंग्वेजेस में, और इंग्लिश के लिए स्क्रिप्ट्स, ऐसे मतलब प्रीमियम वॉइस ओवर चाहिए, वेजी वॉइस ओवर चाहिए, तो मेरे पास आते ही रहते हैं, मतलब फ्लडेड रहता हूँ मैं। अभी गुजरात में ऐसा हो गया कि गुजरात में 4 स्टेशन है, मेजर स्टेशन, राजकोट, बड़ौदा, अहमदाबाद एंड सूरत। एंड छोटे स्टेशन है लाइक जामनगर, जूनागढ़, भरूच, महसाणा, ये सारे स्टेशन है। उधर स्टेशंस नहीं होते, उधर ऑन एयर जाता है, मतलब आवाज जाती, शोज वोज रन होते हैं, बट सिंडिकेटेडली होते हैं, नॉट लाइक उधर स्टेशन नहीं। छोटे स्टेशन है तो उधर का काम बड़े स्टेशन से ही हो जाता है फॉर कॉस्ट कटिंग। अभी जितने भी स्टेशन है, 80% स्टेशन में मेरा वॉइस जाता है। गुजरात में, लाइक गुजराती लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ मैं, एंड हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, मराठी, असमीज, इन सब के लिए भी आप उन स्टेशन पे जाओगे तो शायद कोइंसिडेंटली सुनने को मिल जाए मेरी आवाज। सो यू नो, जब वॉइस ओवर्स लेते हैं ना, तो आप कैसे बात कर रहे हो, किस इमोशन में बात कर रहे हो, वो सुनाई देता है। अगर मैं हंस के बात कर रहा हूं तो ये सुनाई दे रहा है, अगर आप आंखें बंद करके सुनोगे तो। अगर मैं गुस्से में बात कर रहा हूं ना, तो वो भी सुनाई देता है। अगर मैं सैड हूं तो वो भी सुनाई देता है यार। तो ये डिफरेंट इमोशंस मैंने परफॉर्मिंग आर्ट से सीखे हैं। रस, नाट्य शास्त्र में रस कला होती है, तो हास्य रस हो गया, हंसी वाला, लाफ्टर वाला, तो ऐसे टाइप में क्रोध रस जो हो गया वो, उसमें क्रोध मतलब एंगर। तो दीज काइंड ऑफ इमोशंस आर ऑलवेज टॉट इन थिएटर, परफॉर्मिंग आर्ट्स, एक्टिंग क्लासेस एंड ऑल, क्योंकि इमोशंस के बिना तो एक्टिंग ही नहीं है ना। म्यूजिक में भी, हाँ, यू कांट डिपिक्ट। बहुत टाइप एड्स आते हैं कि यार मेरी मम्मी को ये प्रॉब्लम हुआ है, कौन से हॉस्पिटल में लेके जाऊँ, तो फिर आता है, फिर एवीओ वाला टोन आता है कि आप इस हॉस्पिटल में लेके जाइए, नहीं फलाना हॉस्पिटल का नाम आज ही आइए इस हॉस्पिटल में, ऐसा ये नंबर, ये एड्रेस, ये सब रहता है। तो वो सारी चीजें रिकॉर्ड करने से शुरू करके, प्रूफ रीडिंग से शुरू करके, स्क्रिप्ट को प्रूफ रीडिंग से शुरू करके, उसके लिए वॉइसेस निकलवा के, उसको एडिट करके, उसको म्यूजिक के साथ बिठा के, सब कुछ करके जो फाइनल आउटपुट बनता है वो मेरा काम है। ऑडियो साउंड से रिलेटेड कुछ भी है, इट कम्स टू मी। जैसे ये पॉडकास्ट है, ये यूट्यूब पे जाएगा, ठीक है, इंस्टाग्राम पे जाएगा, रील्स, जो रेडियो पर आप कैसे मेजर करते हो? क्योंकि इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे व्यूज आते हैं, उससे पता चल रहा है कि हमारे चलता है, पर आज तक मेरे मन में ये सवाल है कि रेडियो पर कैसे मेजर करते हैं? उस पे लिसनर्स के बेस पे करते हो वो, कि ये रेडियो स्टेशन अभी चल रहा है, अच्छा चल रहा है, वो कैसे मेजर करते हैं? लिसनरशिप से। ओके, लिसनरशिप मतलब वो उसमें दिखता है। हाँ, मॉनिटर में हाँ, उसको जांचने के बहुत सारे तरीके हैं। ओके, उससे पता चलता है हमको, जो सर्वेज आते हैं, डाटा कलेक्ट होता है उससे, कितने लोग सुन रहे हैं, कहाँ सुन रहे हैं, सबसे ज्यादा कौन सी टाइप का ऑडियंस हमको सुनता है, कौन से एज ग्रुप सुनते हैं, कौन सा जेंडर ग्रुप सुनता है, कौन से मीडियम के थ्रू सुनता है, कहाँ पे सुन सकते हैं। पहले हर घर में रेडियो होता था, आजकल उसका चलन कम हो गया है, बट इफ यू स्टिल सी ना, मोबाइल, कार, ऑटोज या सलून्स, बाल काटने वाले पार्लर्स वाले, जो वहाँ पर रेडियोज अभी भी बहुत एक्टिव है। कोई भी पूछता है मुझे कि यार मतलब रेडियो का जमाना चला गया क्या? मतलब रेडियो आजकल कोई सुनता भी है?
टाइम लाइक कि मुझे भी ये नहीं पता था, बट मैंने, क्योंकि मैं रेडियो इंडस्ट्री से हूँ, तो मुझे अभी पता चलने लगा है कि रेडियो कितने सारे लोग सुनते हैं यार, लाइक मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पब्लिक इसी शहर में सुनते हैं, डेली बेसिस पे सुनते हैं। कितने सारे लोग गाड़ी में ड्राइव करके जा रहे हैं एवरीडे, सुबह के टाइम से एंड शाम के टाइम पे वापस आते हैं। तो ये दोनों जो टाइम है ना, सबसे ज्यादा हाई डिमांडिंग टाइम है। मॉर्निंग शो एंड इवनिंग शो जो होता है ना, सबसे ज्यादा स्क्रूटनाइज्ड होता है। आफ्टरनून शो जो होता है ना, आफ्टरनून शो लाइट रहता है एंड नाइट शो भी लाइट रहता है। ये दोनों टाइम पे लोग बिजी रहते हैं, इधर या तो सो रहे होते हैं या तो सोने को जाते हैं। शाम का टाइम का रेडियो एंड सुबह का टाइम का रेडियो सबसे ज्यादा डिमांड में रहता है। प्रोग्राम भी वैसे ही करते हैं कि हाँ, मजा है, ज्यादा मजा है कि मतलब मॉर्निंग शो के लिए कुछ लाइट नहीं जाएगा, मॉर्निंग शो के लिए बहुत रिफ्रेशिंग जाएगा। रिफ्रेशिंग, नॉट एक्साइटेड, रिफ्रेशिंग, लाइक जिसका मतलब ऐसे कुकरू कुक के बाद आपकी नींद खुली है ना, आपने पहली बार वो आवाज सुनी है, वो कंटेंट सुना है, बहुत ढिंचैक भी नहीं होता है एंड वो बहुत ज्यादा हैपनिंग है, एक्साइटेड भी नहीं होता है, बहुत ज्यादा माइल्ड या लो भी नहीं होता है, रिफ्रेशिंग होता है, हैप्पी होता है, सनशाइन वाला सीन रहता है, सनशाइन मॉड्यूल रहता है पूरा। एंड इवनिंग शो ऐसा मतलब एनर्जेटिक रहता है, पार्टी मूड वाला रहता है कि मतलब आप ऑफिस से निकले हो थके हार के एंड आपका एनर्जी बढ़ा दे, वैसी टाइप की वैसा टाइप का फॉर्मेट रहता है। तो ये रहता है एंड लिसनरशिप हम लोग जांचते हैं, उसके हिसाब से भी हम लोग काम करते हैं कि कौन सा गाना फैशन में है अभी, कौन सा गाना ट्रेंड में है, क्या डालना चाहिए क्या नहीं डालना चाहिए, वो सब सर्वेज होते हैं एंड उसी के हिसाब से चलता है। टीवी में जैसे टीआरपी होती है वैसे रेडियो में होता है। अभी आप एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर है, ठीक है, तो आप सॉन्ग अगर लिखते हो तो अपने लिए मतलब आप कैसे सॉन्ग लिखते हो? कॉन्सेप्चुअलाइज करते हो या फिर किसी टॉपिक पे लिख लिया सॉन्ग, या कई बार थॉट्स आते जाते हैं और उसके बेसिस पे भी हम राइटिंग करते हैं? आपने मेरी इंस्टाग्राम नेम देखा ना, वंडरलस्ट म्यूजिशियन। सो मैं ट्रैवलिंग करता हूँ यार, अच्छा, इंस्पिरेशंस के लिए, कंपोजिशंस के लिए। मेरे जो खुद के गाने में लिखता हूँ या कंपोज करता हूँ, वो सारे मेरे ही जीवन पे आधारित है। मतलब मेरे पे जरूरी नहीं है, जो मैंने जो देखा हुआ है या जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ डेली बेसिस पे, उस पे आधारित है। समथिंग दैट रियली मूव्स मी, आई राइट अ सॉन्ग ऑन इट। एंड इट्स नॉट लाइक कि मेरे को आज लिखना है, मैंने ऐसा टाइम टेबल बना के रखा है कि मैं इस दिन इस आवर को मैं गाना लिखने बैठूंगा अलग से। नहा रहा हूँ, नहाते नहाते धुन आ गई एंड मैं नहाते नहाते ऐसे मतलब अकेला हूँ तो मतलब ऐसे टावल पहन के निकल गया, मोबाइल में तुरंत मैंने दिमाग में, क्योंकि निकल जाएगा भूल जाऊंगा, तुरंत मैंने बस वो धुन रिकॉर्ड कर ली, ठीक है ना। फिर मैं अंदर वापस चला गया शावर करने के लिए। कभी भी आ सकती है धुन, कहीं पे भी आ सकती है। सोने गया हूँ एंड कुछ ना 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 कुछ नया आ गया धुन, तुरंत रिकॉर्ड कर लूंगा ताकि बाद में याद रहे एंड फिर उसको डेवलप करता हूँ जब मूड होता है। आई थिंक कि समथिंग कैन बी पुश्ड, कुछ ऐसा क्रिएटिव हो, वो टाइम टेबल पुश नहीं कर सकते उस चीज को, वो खुद से आता है, वो खुद से आता है। कब आएगा पता नहीं आपको। तो मैं खुद भी शायरी लिखता हूँ, हाँ, तो मेरा भी सेम प्रोसेस है। अगर वो आ रहा है ना दिमाग में, तो कहीं से भी आता है, वो पता नहीं कहाँ से आता है, पर वो आता है तो सीधा या तो मैं नोट्स में लिख लेता हूँ या फिर उसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ कि जो 5-6 शब्द आए या फिर 1-2 लाइन बन गई ना, फिर बैठेंगे किसी दिन, तब अगर खुल गया वो, क्योंकि मैं खुद के लिए लिखता हूँ, ज़्यादा लोगों के लिए नहीं लिखता हूँ, खुद के लिए ही लिखता हूँ। तो जब बैठा तो फिर उस 2 पंक्ति को और जोड़ दिया और आगे किया। तो ये प्रोसेस से मैं रिलेट करता हूँ आपकी। अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे ना ईगो की, हमारी बात रह गई थी ईगो की बारे में। अब ईगो के बारे में क्या सोचते हो? मैं पहले बहुत ईगोइस्टिकल था। ईगो जो है ना यार, वो बना बनाया वो काम बिगाड़ देता है। हमारा एक कॉमन दोस्त है, हमने जैसे बात की, दर्शक। सो वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। बड़ौदा में जब पहले आया ना तो बहुत खुददार था, हाँ मैं नहीं करूंगा, ये लोग मेरे को इतना पैसा नहीं देंगे तो मैं नहीं करूंगा, मेरी स्टैंडर्ड में मैं कितना अच्छा करता हूँ, ये लोग मेरे को इतना दे रहे, क्यों ना करूँ, ऐसा करके, मतलब वैसा टाइप का था। ही टॉट मी बिजनेस, ही टॉट मी टिपिकल गुज्जू थिंग, ही टॉट मी ये गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। वो जो लाइफ लेसन है ना, अभी तक मैं अपना के चलता हूँ कि गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। ठीक है, तुमको नहीं पसंद है, तुम्हारी इज्जत गई एक टाइम के लिए, ठीक है सह लो, एक टाइम के लिए तुम उस चीज को सह लो, ओवरकम कर लो। दिस शैल टू पास, ये नहीं टिकेगा, ये भी जाने वाला है।
तो जब जाएगा तो तुम खराब पोजीशन से ना जाओ, हाँ उस चीज के बारे में सोचो। एंड ईगो क्या करता है पता है? रिलेशंस बिगाड़ता है, या बना बनाया हुआ करियर बिगाड़ता है, काम बिगाड़ता है, कुछ बिगाड़ता ही है, ईगो बिगाड़ता ही है। ईगो लेस पर्सन अगर हो ना तो वो सबसे सक्सेसफुल होगा जिंदगी में, बट फिर ह्यूमन भी नहीं होगा। ईगो तो रहता ही है, ह्यूमन इमोशन है तो वो रहने ही वाला है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट ज्यादा नहीं रहना चाहिए। हाँ, अगर आपको चीजें पहले से अपनी लाइफ में मिल गई है ना, और आपने अगर एक स्ट्रगल वाली प्रोसेस या फिर आपके जो जर्नी है उस जर्नी को अगर आपने जिया ना, तो आपके अंदर उतना ज्यादा ईगो नहीं रहेगा। हाँ, मतलब सेल्फ रेस्पेक्ट रहना चाहिए। हाँ, सेल्फ रेस्पेक्ट, डोंट गेट मी रॉन्ग, सेल्फ रेस्पेक्ट रहना चाहिए। सही बात है। मेरे दोस्तों ने मुझे उस चिराग से इस चिराग में कन्वर्ट होते हुए देखा है जो अभी सबका दोस्त है, अभी सबका दोस्त है, सबके साथ बना के चलता है। अब भी वैसा बन गया हूँ कि हाँ, मतलब कोई अगर बोलता है ना कि मतलब हाँ तुम्हारा काम उतना अच्छा नहीं लगा मुझे, तो मैं ऐसा नहीं बोलता कि हट तेरे को कुछ पता ही क्या है, हाँ। कुछ नहीं पता है तेरे को, तू कहाँ से जज कर रहा है, तुझे तो पता ही नहीं है, तू इस लाइन का भी नहीं है, तू कैसे जज कर सकता है मुझे। मैं बोलता अच्छा हो गया, सही बात है। मतलब कभी कभार तो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होती है तो वो बहुत अच्छी चीज होती है, हाँ, क्योंकि सीखना अपनानी चाहिए वो, दैट्स समथिंग दैट यू लर्न फ्रॉम। एंड और मुझे उसी से लेनी चाहिए जिसे पता है आपके फील्ड के बारे में। एग्जैक्टली वो किसी और से नहीं दूसरों से तो सिर्फ एग्री करना चाहिए, वो तो बस आपको हाँ, आपका मोरल तोड़ने के लिए। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि यू नो व्हेन पीपल आर डिमोरलाइजिंग यू एंड यू नो व्हेन पीपल आर टेलिंग यू दैट थिंग फॉर योर इंप्रूवमेंट। हाँ, ये चेंज करो, ठीक है ना। तो मुझे जीवन में नहीं भी मिली है ना पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, तो भी मैंने मांगी हुई है कि यार बताओ। तो पहली बार में तो सब लोग बोलते हैं कि अच्छा ही हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, अरे तू इतना क्यों टेंशन ले रहा है। एंड आई एम लाइक ऑलवेज लाइक अरे नहीं बताओ, कुछ तो गलती हुई है, कुछ परफेक्ट तो नहीं हुआ है, कुछ तो बताओ ताकि मैं उस चीज को भी सुधरा सकूं। मुझे लगता है वो रहनी चाहिए हर एक आर्टिस्ट में, हर एक वो सीखने की चाहत रहनी चाहिए। वो खत्म हो जाती है फिर ईगो आता है। स्टेज फ्राइट के बारे में मैं पूछना चाहूंगा, वो कैसे निकाला आपने एक्सपीरियंस से? लोगों का नेचर भी होता है थोड़ा, लोगों का नेचर 50% एंड 50% स्टेज पे होता है। मेरे को भी था बचपन में, अब बिल्कुल भी नहीं होता, परफॉर्म करते हो तो। दैट्स नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, पर हाँ, दैट्स नॉट इवन कॉन्फिडेंस, अभी दैट्स जस्ट नोइंग दैट दिस इज द आर्ट एंड दिस इज द साइंस, ओके, यू मस्ट अडॉप्ट। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा एंजाइटी से गुजरते हैं, या स्टेज फ्राइट बोल लो या नर्वसनेस बोल लो। मैंने उनको हमेशा बोला है कि स्टेज पे एक बार चढ़ जाओ ना, एक बार स्टेज पे चढ़ गए तो समझने का सबके बाप हो तुम, सबका बाप, किसी को कुछ नहीं पता। नीचे सब लोग गवार बैठे हुए, चाहे कितने भी दिग्गज लोग बैठे हो, चाहे कितने भी दिग्गज लोग बैठे हो, स्टेज पे चढ़ने के बाद ये नहीं सोचना है कि वो लोग तुम बेहतर है। परफॉर्मिंग के टाइम पे तुमको यही सोचना है कि मैं सबका बाप हूं। और परफॉर्मेंस खत्म हो जाने के बाद, स्टेज के बाद जब स्टेज से उतरते हो ना, तब वापस मॉडेस्ट बन जाने का, उतना ही हम्बल, उतना ही तब वापस मॉडेस्ट बन जाने का, एंड तब सबसे क्रिटिसिज्म लेने का। क्रिटिसिज्म डिमोरलाइज होने के लिए नहीं लेने का, क्रिटिसिज्म लेने का सीखने के लिए। बिकॉज सबसे बड़ा ट्यूटर है क्रिटिसिज्म। मेरे लाइन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग म्यूजिशियन बनना चाहते हैं ये सोच के कि मैं अरिजीत बन जाऊंगा रातों रात, मैं अरिजीत सिंह बन जाऊंगा रातों रात। बट इस इंडस्ट्री में अलग ही मामला है पूरा, लक, कॉन्टैक्ट्स, बहुत सारी चीजें, स्किल्स चाहिए, डेफिनेटली चाहिए। स्किल्स के बिना आप टिक नहीं पाओगे, मेंटेन नहीं कर पाओगे उस पोजीशन के लिए। बट उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए आपको स्किल्स नहीं चाहिए, मतलब सिंगिंग स्किल्स नहीं चाहिए या आर्टिस्टिक स्किल्स आपको उस पोजीशन में पहुंचने तक के लिए नहीं चाहिए। पोजीशन में पहुंचने के बाद उस पोजीशन को बनाए रखने के लिए आपको स्किल्स चाहिए, आपको टैलेंट चाहिए। बट उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए आपको जुगाड़ चाहिए, कॉन्टेक्स्ट चाहिए, लक अच्छा होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। वो एक्सपेक्टेड होना चाहिए कि हाँ मुझे फेलियर मिलेगी फिर भी मैं टिका रहूंगा, कि ऐसा नहीं है फेलियर मिल गया अरे नहीं छोड़ो हाथ धो के चले गए, वैसा नहीं होना चाहिए। वैसा होगा तो नहीं हो सकता। ये इंडस्ट्री ही वैसी है जो खा जाती है आपको, अगर आप स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं होते हो तो। अच्छे को खा जाती है, अच्छे को खा जाती है। पागल लोग ही अभी भी बैठे हुए ऊपर। पागल लोग मतलब जो लोग हार्ट ऑफ स्टोन है एंड मतलब सब देख चुके, सब सह चुके हैं, अभी उनको कुछ भी मतलब ऐसा तोड़ नहीं सकता, वैसा टाइप का है। तो
unless and until you are like that, you can't survive in this industry. And मेरे जान पहचान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सेलिब्रिटीज है जो मेरे जान पहचान में है, जो फेमस है, जिनका नाम लूंगा तो आप जानोगे उनको, बट जो मतलब ओवर कॉन्फिडेंस मैं देख चुका हूँ उनके सामने, जिन मतलब इट्स लाइक नेवर मीट योर हीरोज, नेवर मीट योर हीरोज। ट्रू, क्योंकि जब आप मिलते हो ना तो आपको पता चल असलियत। जाता है कि यार जो सोच रहा था वो तो सिर्फ नहीं। स्क्रीन पर था, जो सामने नहीं। मिला तब अलग ही है, अलग ही है। पूरा अलग ही है। सो True. ऐसा नहीं होता है, नेवर मीट योर हीरोज। एंड पावर, फेम, प्रेज, ये अच्छे को करप्ट कर देती है, मैंने देखा हुआ है। एंड मैं जब मन्नतें मांगता हूँ, मतलब भगवान से प्रे करता हूँ, सरस्वती माता से प्रे करता हूँ, तो मैं यही बोलता हूँ कि हाँ मुझे बनना है फेमस, हाँ मुझे बहुत टैलेंटेड बनना है, वन ऑफ द बेस्ट बनना है, बट ये कभी मत आने देना। एंड गोल क्या है? एंड गोल, जब आप मुझे 10 साल बाद कहीं पे देखो तो देख के बताओ कि यार चिराग मेरा दोस्त है, True. ये चिराग मेरे को जानता है, ये जानता है मेरे को, इसका इंटरव्यू लिया था मैंने। मैं लाइक बचपन में रॉकस्टार मूवी मैंने जब देखी थी, 10th में था या 11th में था मे बी, आई डोंट रिमेम्बर, वो देख के मेरे को ऐसा मतलब बहुत ऐसा ओ माय गॉड, मेरे को भी ऐसा चाहिए, लोग चीख रहे हैं एंड मैं रॉक मतलब स्टेज रॉक कर रहा हूँ। जब मैंने पहली बार ऐसे रॉक किया था ना स्टेज पे, एंड लोग मतलब चिल्ला रही है, गा रही है मेरे साथ, और मतलब अलग कंट्रोल था मेरा, मैं वश करके रख रहा हूँ उन पे, ऐसा था कि आई वाज कंट्रोलिंग देम लाइक बैक पाइपर, जैसा आप ले जाना चाहते हैं। हाँ, वो वैसे इंटरेक्ट कर रहे थे मेरे साथ, एंड आई वाज लाइक फीलिंग अलाइव, आई वाज फीलिंग लाइक इससे पावरफुल क्या है। और तो वो चीज मैंने ड्रीम किया था बहुत पहले, पर वो होता है कहीं ना कहीं पे होता है, क्योंकि वो ड्रीम भी जो था ना, उसमें चाहत ना पैसों की थी, उसमें चाहत ना हाँ, ऐसी चीजों की थी जिसमें स्वार्थ कहते नहीं है, इट वाज प्योर इमोशन, प्योर तो जो इमोशन, प्योर इमोशन, प्योर वांट, हाँ, प्योर विश विश कि तब ये वो चाहिए चीज मुझे, अंदर से था वो, ऐसा नहीं था कि आज चाहिए एंड कल नहीं चाहिए, ऐसा नहीं था। वो हो गए 22 साल हाँ, पर मिल जाता है भाई। हाँ, इन्फैचुएशन नहीं था, इट वाज प्रॉपर लव था, दैट्स लव। ट्रू। तो आपके साथ बात करके बहुत ज्यादा मजा आया, और मुझे लगता है कि और भी 3-4 पॉडकास्ट अपने पास पड़े हैं अलग अलग चीजों पे बात करने के लिए। बिल्कुल पर अभी आपकी जर्नी देखकर मुझे बहुत अनकॉमन लग रहा है, मैं खुद बहुत इंस्पायर्ड हूँ आपकी जर्नी से, जिस एज में आपने जो अचीव किया है, और आगे भी जो आप अचीव करोगे। मैं प्रे कर रहा हूँ अभी भगवान से कि वो दिन जल्दी आए कि मैं कहूँ कि मैं चिराग का दोस्त हूँ। बिल्कुल आएगा, डेफिनेटली। एक ऐसी सीख जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हो, जो आप तक की अभी तक की जर्नी का पूरा निचोड़ है, वो एक सीख जो आपको अनकॉमन बनाती है और उनको अनकॉमन बनाएगी, एक ऐसी सीख आपके हिसाब से? यार ऐसे तो बहुत सारी सीख है, पर एक जो सीधा दिल चीर दे। सीखना कभी नहीं रुकना है, हमेशा कुछ ना कुछ तो सीखते रहो, इट विल हेल्प यू। आपको पता नहीं चलेगा कब ये मदद करेगा आपको, बट कुछ ना कुछ जो भी सीख रहे हो वो कहीं ना कहीं पे काम आएगा ही आएगा। एंड सीखना नहीं बंद करना है, सीखते जाओ, मैं वो करता हूँ एटलीस्ट। तो भाई थैंक यू हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए, और आपके लिए छोटा सा गिफ्ट है हमारी ओर से, और जिसमें काफी सारी अनकॉमन चीजें हैं, पर आई एम अनकॉमन, आप अनकॉमन हो हमारे लिए, और आने वाली जनरेशन के लिए भी बनोगे। अपने जो थॉट्स है, अपनी जो शायरियाँ हैं, अपनी जो म्यूजिक आप जो लिखोगे, इसमें जरूर लिखना, ताकि जब भी आप लिखो हमें याद करोगे, ठीक है? और भी सारी चीजें हैं। थैंक यू सो मच, हमारी तरफ से आपके लिए थैंक यू सो मच। तो हमने चिराग भाई से बात करके उनकी जर्नी के बारे में सीखा, और एक जर्नी में कितने स्ट्रगल्स आते हैं, और स्ट्रगल्स के साथ साथ आपको डिसीजंस, जो डिसीजन मेकिंग पावर था उनका, उसके बारे में हमें जानने को मिला। और साथ साथ जो रेडियो का कल्चर होता है, जो म्यूज़िक इंडस्ट्री का कल्चर होता है, कैसे सॉन्ग लिखते हैं, कैसे उसे कंपोज करते हैं, इस बारे में सीखा। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट देख के सुन के मज़ा आया हो, तो अपने दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ और सबके साथ शेयर करिएगा। पॉडकास्ट को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अनकॉमन, वेयर एवरी स्टोरी मैटर्स।